क्या सुप्रिया सुले टूटकर सरकार के साथ चली जाएंगी? लेकिन सरकार की 50% करने की मंशा है ही नहीं, ये तो सबको पता है। सांसद सोमवार को खुलेगा 21 तारीख। आज हम बृहस्पतिवार पे है, तो 3 दिन रहते हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई आउटरीच नहीं हुआ है, कोई बातचीत नहीं हुई है ऑपोजिशन के साथ। कभी भी ये कोशिश नहीं हुई कि आप रीजनल पार्टीज को इस ढंग से आप अटैक करो कि उनका एग्जिस्टेंस खत्म कर दो। नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आखिर एक दिन में ही 3 बार सुप्रिया सुले को अपना स्टैंड क्यों बदलना पड़ा डिलिमिटेशन बिल को लेकर? कांग्रेस का जो स्टैंड है और सुप्रिया सुले का जो स्टैंड है, दोनों में अंतर कहाँ पे है? क्या कांग्रेस पार्टी इस पूरे संसद में जो इस सत्र में डिलिमिटेशन बिल दोबारा सरकार लाएगी, उसमें अकेले पड़ने की पूरी संभावना है? क्या सुप्रिया सुले टूटकर सरकार के साथ चली जाएंगी? क्या टीएमसी में जो पहले ही टूट हुई है और भी जिस तरह से टूट हो रही है, उसके बाद सरकार की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी? क्या समाजवादी पार्टी में भी टूट होगी? और क्या कांग्रेस ने जिस तरह से पिछले सत्र में जब ये बिल आया था, तो केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि अगर 50% आप इसको लिख देंगे, तो हम समर्थन करने को तैयार हैं। उसके बाद अमित शाह ने कहा था कि 1 घंटे का समय दे दीजिए। लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी और बाकी जो विपक्षी दल है, उन सब ने बिल का विरोध किया और बिल गिर गया। अब क्या कांग्रेस के स्टैंड में कोई बुनियादी फर्क आ रहा है, या फिर कांग्रेस बाकी जो अपोजिशन इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, उनसे अलग हो गई है इस पूरे मुद्दे पर? इन सारे सवालों को हम समझेंगे आज के कार्यक्रम में और आपको बताएंगे कि सुप्रिया सुले को 3 बार क्यों अपना स्टैंड बदलना पड़ा, पहले उन्होंने क्या कहा, उसके बाद क्या कहा और फिर तीसरी बार क्या कहा। तो हमारे साथ आज के कार्यक्रम में 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने कांग्रेस कवर किया है लंबे समय तक। संजय कुमार जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ ही आरती जेरर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली से जुड़ रही हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंकज जी आपसे। जो आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ब्रीफिंग हुई जयराम रमेश की, जिसमें जयराम रमेश ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करेंगे अगर सरकार को लगता है कि महिलाओं को आरक्षण देना है, उसका हमने पहले भी समर्थन किया है। आप जो अभी संख्या है उसमें से 1/3 जो है वो आप महिलाओं को आरक्षण दे दें। लेकिन कुल मिलाकर उनके बोलने का ये मकसद है या फिर उसके पीछे का जो मंतव्य था कि अगर सरकार 50% सीटें बढ़ाने का भी लिख के भी लाती है, तो हम समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि सरकार की मंशा कुछ और है। लेकिन जो सुप्रिया सुले और बाकी जो लोग कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं कि अगर 50% लिख के आ जाता है तो हम समर्थन करने को तैयार हैं। तो ये तो पूरी तरह से एक तरह से लगता है कि अपोजिशन यूनिटी खत्म हो गई। नहीं, अपोजिशन यूनिटी कोई खत्म नहीं हुई है। पिछली बार भी ये कहा था अप्रैल में जब हुआ था सत्र विशेष कि 50% अगर आप करने को तैयार हैं तो हम साथ दे देते हैं। लेकिन सरकार की 50% करने की मंशा है ही नहीं, ये तो सबको पता है। इसीलिए कांग्रेस ने जो आज कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर सरकार लिखकर भी दे दे तो हम उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि सरकार के लिखे हुए का भरोसा क्या है। ये वो सरकार है जो कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। अगर 50% करने की मंशा होती तो संसद के पिछले सत्र में ही सरकार इसको कर सकती थी। इसलिए सरकार की बात पर कोई भरोसा किया नहीं जा सकता। रह गई बात सुप्रिया सुले की, तो उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है। उन्होंने वही कहा है जो पिछले सत्र में कांग्रेस ने कहा था कि अगर 50% करने को तैयार हैं तो हम साथ हैं। लेकिन क्या सरकार 50% करने को तैयार है? सरकार 50% करने को तैयार नहीं है, करने को तैयार हो भी नहीं सकती, क्योंकि अभी उसके जो सहयोगी दल हैं, क्या वो इसके लिए तैयार होंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी तैयार हो भी जाए तो सरकार ये जानती है कि किसी भी हालत में ये जो विधेयक है, जो परिसीमन की मंशा के वजह से लाया जा रहा है, इसको संसद के दोनों सदनों में पारित नहीं कराया जा सकता। अगर खींचतान कर लोकसभा में सरकार 2/3 बहुमत हासिल कर भी ले तो भी राज्यसभा में 2/3 बहुमत हासिल हो ही नहीं सकता। आपको जो गणित है वो आपको मालूम है कि जब तक 2/3 बहुमत नहीं होगा दोनों सदनों में, तब तक विधेयक पारित नहीं होगा। अप्रैल में जब ये विधेयक पारित कराने के लिए सत्र हुआ था तो लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े थे और विरोध में पड़े थे 230। तो सामान्य बहुमत तो मिला, लेकिन 2/3 के आंकड़े से 54 वोट कम थे, 54 वोट।
अब आज स्थिति ये है कि एनडीए के पास लोकसभा में जो बहुमत है वो 292 सांसदों का है और 2/3 बहुमत होता है 363 का। तृणमूल कांग्रेस के जो 20 बागी सांसद आ गए और कुछ दूसरे सांसदों के समर्थन से जो आंकड़ा है वो एनडीए का इस वक्त करीब 314, 15, 16 के आसपास पहुंच गया है। लेकिन अभी भी 40 से 45 सांसदों की कमी है। अगर डीएमके के जो 22 सांसद हैं जिन पर ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका साथ दे दें और 8 सांसद दूसरे हैं वो भी परिसीमन के विधेयक को समर्थन दे दें सुप्रिया सुले की एनसीपी के, तो भी संख्या 348 से ज्यादा नहीं हो पाएगी। 15 सांसदों की फिर भी कमी रहेगी। अब ये जो कर रहे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि वाईएसआर कांग्रेस के 4 सदस्य हैं तो उन पर ये थोड़ा वर्क कर रहे हैं, बीजू जनता दल पर कर रहे हैं लेकिन उनका लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है, बीआरएस पे कर रहे हैं उनका भी लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है। तो लोकसभा की स्थिति ये है, 7 निर्दलीय सांसद हैं तकनीकी तौर पर लोकसभा में, तकनीकी तौर पर। इनमें से एक तो जो सांगली के विशाल पाटिल हैं उनका तो कांग्रेस को खुला समर्थन है। तो अगर ये 10 सांसद हैं वो भी एनडीए के साथ चले जाएं तो भी 5 सांसदों का घाटा रहने वाला है। इसलिए लोकसभा में तो विधेयक पारित होना मुश्किल है, असंभव है। और जब तक लोकसभा में पारित नहीं होता तो राज्यसभा में 2/3 बहुमत अगर जुटा भी लें तो सरकार इस विधेयक को पारित नहीं करा सकती है। तो इसलिए हताशा में बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संसद का ये जो 20 जुलाई से सत्र शुरू होने वाला है इसमें परिसीमन का जो विधेयक है वो किसी भी हालत में पारित नहीं होगा। आरती जी, जो आंकड़ा पंकज जी ने समझाया उसके हिसाब से जो और सरकारी जो सोर्स है उनका ये दावा है कि तकरीबन 6 सांसद इस समय कम हो रहे हैं, जो सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो कि पंकज जी ने भी समझाया और जो सरकार के लोग भी जिस पे वर्क कर रहे हैं, तो 6 सांसदों का उनका जो आंकड़ा है कि अगर इस विधेयक से यूपी, बिहार और जो नॉर्दर्न इंडिया की स्टेट हैं वहां पर सीटों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ने वाली है और कोई पॉलिटिकल पार्टी ये एफोर्ड नहीं करना चाहेगी कि पॉलिटिकली ये मैसेज जाना कि उस राज्य में अगर यूपी को 120 सीटें मिल रही है तो उसका विरोध करके आप क्यों 80 पे टिके रहोगे। अगर बिहार को ज्यादा सीटें मिल रही है, राजस्थान को ज्यादा सीटें मिल रही है, तो उनकी पार्टियों में भी कुछ एब्सेंट होने की सरकार कोशिश कर रही है कि कुछ ना कुछ एक मैनेजमेंट हो जाए जिससे कुछ सांसद एब्सेंट हो जाए। और 6 का आंकड़ा इस सरकार के लिए पार करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस के पार्टनर, एक तरह से जिस तरह से सुप्रिया सुले की लैंग्वेज, एक दिन में 3 बार उन्होंने स्टैंड चेंज किया, अलग अलग जो पार्टियों के स्टैंड दिख रहे हैं उसमें लगता है कि एक तरह से जो जब बिल आया था और तब के बीच में, आज के बीच में काफी पानी बह चुका है। जी, आज के दिन में और अप्रैल में उस टाइम के बीच में बहुत सी चीजें बदली हैं। बीजेपी बंगाल हारी, अब बीजेपी बंगाल जीती है। बंगाल में पूरी टूट हुई है टीएमसी की। राज्यसभा के मेंबर्स टीएमसी के वो भी छोड़ के गए हैं। लोकसभा के टीएमसी के मेंबर्स वो भी छोड़ के गए हैं टीएमसी को। अभी कहाँ गए हैं, क्या उनका फॉर्मल स्टेट होगा वो अभी तय नहीं है, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो कोई छोटी पार्टी बना के फिर वो बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे, पर अभी तक वो सब फॉर्मलाइज नहीं हुआ है। पर हाँ, टीएमसी में टूट हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को तोड़ने की कोशिश जारी है, पर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है और पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव हो रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के एमपीज छोड़ के जाएंगे समाजवादी पार्टी को, जब चुनाव, मतलब 1 साल भी नहीं रहा चुनाव के लिए, 9 महीने रहते हैं। और उनकी गारंटी उनको मिलेगा क्या अगर वो बीजेपी की तरफ जाएंगे? बीजेपी क्या उनको कुछ पैसे के अलावा और कुछ पॉलिटिकल गेन्स देगी, पॉलिटिकल फायदा देगी? ये भी नहीं मालूम। देखिए, मुझे जो सबसे अजीब चीज लग रही है, सांसद सोमवार को खुलेगा 21 तारीख। आज हम बृहस्पतिवार पे है, तो 3 दिन रहते हैं।
अभी तक सरकार की तरफ से कोई आउटरीच नहीं हुआ है, कोई बातचीत नहीं हुई है ऑपोजिशन के साथ कि किस फॉर्म में वो बिल लाना चाहते हैं। ये जो 50% की बात चल रही है, पिछली बार भी सरकार ने 50% कहा तो था और एक व्हाट्सएप मैसेज भी गया था सब पार्टियों की कि वो 50% इंक्रीज करेंगे सीटों का। पर जब बिल आया लोकसभा में, उसमें 50% का जिक्र ही नहीं था। तो इसी पे हंगामा मच गया कि आपने कुछ कहा पर जब आप बिल लाए उसमें कुछ मतलब आपने मेंशन ही नहीं किया कि 50%। और अमित शाह का क्या मतलब, 1 घंटे दीजिए मैं जाके बदल आता हूँ, ये कोई मतलब तरीका नहीं होता है पार्लियामेंट में। तो मजाक कर रहे हैं, पार्लियामेंट का मजाक बना रहे हैं। तो आज के दिन भी हम किसी को मालूम नहीं है कि किस शेप में ये सरकार बिल लाना चाहती है, कुछ लेकिन पता यही नहीं। तो उनके तो काम करने का तरीका है कि अंतिम समय तक सिक्रेसी को मेंटेन रखो और लास्ट मोमेंट में इतना स्पेस आप दो ही ना अपोजिशन को और सिविल सोसाइटी को कि उस पे वो लंबी चर्चा करें, प्रेशर ग्रुप बना लें। अंतिम समय में आपके सामने मसौदा रखा जाएगा, आप सहमत हो ठीक है, नहीं सहमत है कोई बात नहीं, हम हमारे पास संख्या बल हम पारित करा लेंगे। पर ये भी पक्का नहीं है कि उनके पास संख्या है। अभी ये तो सब मतलब हम सब जोड़ रहे हैं बाहर बैठ के, और सरकार तो कहेगी कि हमारे पास संख्या है, पर कुछ पक्का नहीं है कि अभी भी जो मुझे लग रहा है उनकी संख्या कम है। और सरकार मुझे नहीं लगता है कि 2 बार ये सिचुएशन फेस करेगी जहां उनको शर्मिंदा होना पड़े और बिल डिफीट हो जाए लोकसभा में। मेरे ख्याल में दूसरी बार सरकार नहीं करेगी। जब ये बिल लाएगी तब ये मतलब इंश्योर करेगी कि उनके पास संख्या है। अगर इस सेशन में नहीं लाए तो नेक्स्ट सेशन भी तो है, तब तक उनको और टाइम मिलेगा पार्टीज को तोड़ने में, एमपीज को तोड़ने में, अपनी संख्या बनाने में। ये जल्दी घड़ी मुझे नहीं ये तो मतलब सरकार का तरीका है कि कंफ्यूजन क्रिएट करो, और वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। हम सब चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आपको याद है 1 महीने से चर्चा चल रही थी कि कैबिनेट रिशफल हो रहा है, सब लोग ट्वीट कर रहे थे, आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे कि ये बदलाव होंगे, ये धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाएगा, हरदीप पुरी को हटाया जाएगा। कुछ हुआ? अब पार्लियामेंट खुल रहा है सोमवार को, पर नहीं हुआ। तो सरकार का तरीका है कि कुछ ना कुछ आप चर्चा बनाते रहो, ताकि जो असली इश्यूज हैं, जैसे कि प्राइस राइज, जैसे कि ये नीट का फेलियर, ये जो यूथ में डिसकंटेंट है जो अभी दिख रहा है जंतर मंतर में, ये सब इसकी चर्चा ना हो। आप डिलिमिटेशन पे चर्चा करते जाओ, क्या फर्क पड़ता है सरकार को, क्योंकि उनके हाथ में है वो बिल लाएंगे कि नहीं लाएंगे। अभी नहीं लाए तो विंटर सेशन में भी ला सकते हैं, है ना। तो उनकी ये पॉलिटिक्स है, ये राजनीति है उनका, कि कंफ्यूजन आप बनाते रहो, हेडलाइन मैनेजमेंट करते रहो, ताकि जो असली मुद्दे हैं वो सामने नहीं आएंगे। और एक और बात है, ये भी नहीं पक्का है कि सब जो और मैं ये औरत होने के नाते मैं कह रही हूँ कि ये भी पक्का नहीं है कि सारे जो सांसद में आदमी मेल एमपीज बैठे हैं कि वो सचमुच में 33% रिजर्वेशन देंगे औरतों को। सचमुच में वो अपना पावर शेयर नहीं करना चाहते हैं। और ये जो विमेन्स रिजर्वेशन होगा, ये फिक्स कंस्टिट्यूएंसीज नहीं होंगे, ये रोटेशनल कंस्टिट्यूएंसीज है। तो मतलब आज के दिन भी फलाना एमपी इस इलाके से जीत के आएगा, 5 साल बाद वो कंस्टिट्यूएंसी एक औरत को जा सकती है, और पता नहीं वो अपने बीबी या बहन या किसी को खड़ा कर दे, पर वो कुछ मतलब वो पक्का नहीं है। तो मुझे तो बहुत डाउट है कि जो हमारे आदमी मेल एमपीज हैं वो सचमुच में 33% रिजर्वेशन देंगे। कहने को तो बहुत इजी है, आप बहुत आसान है कहने को कि हाँ हम देंगे, पर मुझे नहीं लगता कि दिल के अंदर वो सचमुच में देना चाहते, क्योंकि अगर डिलिमिटेशन हो गया तो फिर 33% विमेन्स रिजर्वेशन भी होना बहुत जरूरी है, दोनों लिंक्ड।
तो संजय, सवाल असली जो सवाल ये है कि सरकार जिस तरह से पिछले 2 महीने से एफर्ट कर रही है, इस पार्टी को तोड़ो, उस पार्टी को तोड़ो, नंबर को जुटाओ, क्योंकि सरकार का इस समय जो प्राइम फोकस है, जो पूरी कंसंट्रेशन है, वो 2029 का लोकसभा चुनाव है और उसके लिए सारी कायनात सजाई जा रही है। तो पहला सवाल नंबर्स का है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि अगर सीटें 50% बढ़ भी जाती है, तब भी क्या विपक्ष के लोग तैयार होंगे? क्योंकि सवाल असली है कि डिलिमिटेशन जो होगा, वहां पर फंसा हुआ है असली कहानी, कि डिलिमिटेशन जो होगा, जिस तरीके से होगा, वो क्या आसाम के मॉडल पे होगा या फिर एसआईआर जिस तरह से पश्चिम बंगाल हुआ है, उस मॉडल पे होगा। अपने हिसाब से सीटें बनाई जाएंगी, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके हिसाब से सीटें नहीं होंगी। तो असली कहानी वहां छुपी हुई है। अगर 50% बढ़ा भी दें, तब भी विपक्ष के हारने की पूरी संभावना है और सरकार इसलिए इसको वुमेन रिजर्वेशन से जोड़कर असली जो मोटिव है उसको पूरा करना चाहती है। क्या कांग्रेस तैयार होगी इसके लिए? देखिए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार गवर्न करना चाहती है कि डिसरप्ट करना चाहती है इस देश को। आप देखेंगे पूरे जितनी भी कवायद है इस सरकार की, जितनी भी कोशिशें हैं, जितने भी जिस भी ढंग का ये पॉलिसीज प्रोग्राम और अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये कहीं से नहीं लगेगा कि ये अब इस देश को गवर्न करने के लायक है या करना चाहते हैं। एक हर एक चीज इनका नहीं, डिस्ट्रक्टिव है। वो तो 2045 तक अब राज ये करना चाहते हैं, इसी के लिए सारी राज प्रक्रिया चल रही है। राज देखिए, वो देश के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके राज करना वो अलग चीज होता है। आप एक चीज मान के चलिए, अगर इनकी 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 इच्छा पूरी भी हो गई कि 50% डिलिमिटेशन के सारे जो सीट्स सब स्टेट्स में बढ़ गए, बिल पास भी हो गए, तो भी इनको जरूरत इलेक्शन कमीशन की ही पड़ेगी। आज बीजेपी इस देश में इतनी अनपॉपुलर है हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में कि ये कितना भी कवायद कर ले, एक ईमानदार इलेक्शन ये जीत नहीं सकते। अब ये सच्चाई बीजेपी के सारे लीडर्स को पता है, उसके लीडरशिप को पता है। अब इन्होंने इस देश में जो गंद फैलाया है, जितने भी इनके कहीं भी ये किसी भी, चाहे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, कल्चरल पॉलिटिक्स हो, रिलीजियस पॉलिटिक्स, सारे चीज में इन्होंने इतना डिसरप्शन किया है कि ये समझिए कि अब वो अनपॉपुलर इवन अमंग देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इनके आप देखिए सोशल मीडिया पे जो इनके कोर भक्त होते थे, सम इंटेलेक्चुअल्स काइंड आल्सो, अब उनका स्टेटमेंट देखिए। तो कितना भी ये कर ले, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, आप ये समझिए। तो ये इनका ये है, इनका कभी भी ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करा पाएंगे डिस्पाइट डूइंग ऑल दीज एक्सरसाइज। नहीं, लेकिन आज आप हम ये उसी बताइए दौर कि से, ये सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो आपको लगता है कि सब हार मान चुकी हैं या फिर सबको लगता है कि हम अब इस सरकार को किसी भी बिल पे रोक नहीं पाएंगे, या आपको लगता है कि नहीं, ये बिल तो जैसे कि पंकज जी ने कहा कि एक तरह से असंभव है इसको पारित कराना? वो स्थिति आपको दिख रही है जो आज के माहौल में जिस तरह से एनसीपी से लेके टीएमसी से लेके सारी पार्टियां टूट रही हैं? देखिए विपक्ष में अगर मानेंगे तो आज सही में कांग्रेस ही एक सही में विपक्ष है। अदरवाइज जितने भी रीजनल पार्टीज हैं सब अपने अस्तित्व और अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे अपने कुनबे को बचा कर रखा जाए। तो वो उनको काउंट नहीं कर सकते, वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक दो एमपी जो भी और ये बचा कर सर्वाइवल रखे हैं, सत्ता में बने रहने में ही है, सर्वाइवल अब विपक्ष की पॉलिटिक्स करने में नहीं है। लेकिन उसको डैमेज, हम एज ए व्हेन वी आर टॉकिंग एज एन एनालिस्ट, हमें ये मतलब नहीं है कि बीजेपी सरवाइव कर रही है कि कांग्रेस सरवाइव कर, हमें ये मतलब है कि क्या इंडिया जो जो डेमोक्रेसी है वो सरवाइव करेगी इस सरकार की इस पॉलिटिक्स के बाद या नहीं। आज हम उसी दौर से गुजर रहे हैं कि समझिए कि जब एक बांग्लादेश में इरशाद रूल किया करते थे और पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक, आज वही दौर इंडिया विटनेस कर रहा है। एक्चुअली हमने तो वो छोटे थे तो उतना नहीं, लेकिन संजय, closely नहीं इसमें watch किया, दोष लेकिन तो इतिहास की पार्टियों का किताब, भी है ना कि अगर बाजार में खरीदार है और खरीदने वाले जब जा रहा है जो मुंह मांगा पैसा दे रहा है, तो
तो लोग खरीदवाने के लिए तैयार हैं। अगर कोई पार्टी कहे कि जी मैं तो नहीं खरीदने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके पास आने के लिए आप तैयार हूँ। लेकिन जब पार्टियां तैयार है कि भाई हमें भी सत्ता का शेयर चाहिए, हमें अपोजिशन की कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी अब, तो वैसे में बीजेपी को क्यों हम दोष दें? नहीं, बीजेपी के दोष की बात नहीं है। देखिए, पहले भी बीजेपी के सत्ता में आने के पहले भी इंडिया में रीजनल पार्टीज एज एन अपोजिशन, एज एन एलाई एग्जिस्ट किए। पहले भी कांग्रेस एज ए रूलिंग पार्टी और साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट, और भी दूसरे पार्टीज, रीजनल पार्टीज एग्जिस्ट किए, हराए भी, जीते भी। लेकिन कभी भी ये कोशिश नहीं हुई कि आप रीजनल पार्टीज को इस ढंग से आप अटैक करो कि उनका एग्जिस्टेंस खत्म कर दो। ये अलग ढंग की राजनीति है जो डिसरप्टिव है, जो नकारात्मक है, जो ऐड नहीं करता है इस डेमोक्रेटिक इंडिया के डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन में, कोई भी को वैल्यू सिस्टम में नहीं ऐड करता है। हम एक समय उस डिसरप्शन की ओर जा रहे हैं जो अदर दक्षिण एशिया के जो दूसरे देश हैं, बड़े देश हैं, वो डिसरप्शन से गुजर चुके हैं। और वो विटनेस है कि क्या मतलब होता है कि अगर आप डेमोक्रेसी, राजनीति और इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो कहाँ तक देश गिर जाता है और कैसे हम एक बनाना रिपब्लिक्स बन जाते हैं। आज बांग्लादेश वही केस है, पाकिस्तान वही केस है, इंडिया जो बिल्कुल। एक समझिए एक प्राइड था, एक जिसको लोग एमुलेट करते थे, नॉट ओनली इन साउथ एशिया बट अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज इंडिया इन्हीं के साथ, इन्हीं की कतार में खड़ा है। दे आर नॉट ठीक है, कम्पीटिंग विद द डेवलप्ड डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। हम लोग तो नाउ एकदम बास्केट केस ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है। पंकज जी, लेकिन आप ये समझाइए कि जो समाजवादी पार्टी, आरजेडी या जो नॉर्थ इंडिया की पार्टियां हैं, उनको पॉलिटिकली कैसे सूट करेगा कि अगर सीटें बढ़ रही हैं और आपकी सीटें 50% बढ़ रही हैं एक राज्य में, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, ये सारे नॉर्दर्न इंडिया में, साउथ में भी डीएमके को अगर एश्योरेंस दिया गया है कि भाई आपकी सीटें कमेंगी नहीं, तो उनको इलेक्टोरली, राजनीतिक रूप से तो उनका फायदा है, वो अपने कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर सकते हैं कि भाई देखिए हमारे कारण, हमने वीटो लगाया जिसके कारण ही हमारी 50% सीटें बढ़ गई। आप कैसे देखते हैं कि ये सारी पार्टियों का स्टैंड क्या होगा? देखिए, 50% सीटें बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हर राजनीतिक दल को 50-50% का फायदा हो जाएगा। आप तो नहीं, राज्य देख की रहे हैं, बढ़ेंगी बिल्कुल। नहीं, 50% सीटें बढ़ी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी के पास लोकसभा की 37 सीटें हैं, तो जब 50% बढ़ के चुनाव होंगे तो वो 37 सीटें जो हैं उनमें 15 सीटें या 17 सीटें या 20 सीटें बढ़ जाएंगी समाजवादी पार्टी की जीत में। ऐसा होने वाला तो है नहीं। और इसमें आप जो देख रहे हैं कि मतदाता सूचियों के साथ घालमेल का जो काम शुरू हुआ है, एसआईआर के जरिए जो काम शुरू हुआ है, निर्वाचन आयोग पर जिस तरह के संदेह हैं, ईवीएम मशीन पर भी जो संदेह हैं, वो भी अभी पूरी तरह से उनका समाधान नहीं निकला है। तो इस सब के चलते कोई क्षेत्रीय दल इस जाल में आने वाला नहीं है कि 50% सीटें बढ़ेंगी तो हमको भी 50% का फायदा हो जाएगा। तो इसलिए क्षेत्रीय दल एक जो जिसको कहते हैं बिगर कॉज, जो व्यापक एक हित है, उसको पहले ध्यान में रखेंगे। आज किस नीयत से करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सीटें बढ़ाने के पीछे मंशा क्या है, एक देश एक चुनाव के पीछे मंशा क्या है, ये जो एकाधिकार करने का, जो केंद्रीकृत करने का जो एक काम चल रहा है पिछले 10-12 साल से इस देश में, क्या उसको क्षेत्रीय दल नहीं समझते हैं? इसलिए कोई क्षेत्रीय दल, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, इस झमेले में पड़ने वाला नहीं है। अलग अलग दबावों के कारण कुछ क्षेत्रीय दल, चूंकि तात्कालिक तौर पर एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाते हैं और उसके अलग अलग कारण हैं जो सब लोग जानते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इतना बड़ा मसला कि पूरे देश में लोकसभा की सीटें बढ़ें, परसीमन नए सिरे से हो, ये इतना आसान नहीं है। मैं फिर आपसे कहता हूं कि संसद के इस मॉनसून सत्र में ये विधेयक किसी भी हालत में पारित नहीं होगा। आरती जी, जो पंकज जी कह रहे हैं कि एक तो इमीडिएट गेन है, यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कई बार पॉलिटिकल मैसेजिंग को इग्नोर करना या उसको कॉर्नर करना लॉन्ग टर्म में बहुत कई बार
भारी पड़ जाता है। तो इतिहास में ये पार्टियां उस तरह से दर्ज होना चाहेंगी कि आपने उस स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया, कि जब राज्य की जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है और इतनी सीटें बढ़ सकती थी, लेकिन आप उसके हिस्सेदार नहीं बने। लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दल अपना जो इमीडिएट इंटरेस्ट होता है वो देखते हैं। अब यूपी में अगले साल चुनाव हैं, अखिलेश यादव क्या ये रिस्क लेंगे कि डिलिमिटेशन को परमिशन, यानी कि उसको सपोर्ट करके किस तरह से कंस्टिट्यूएंसी में हेरफेर की जाएगी, या फिर वो पॉलिटिकल नैरेटिव उनके खिलाफ जा सकता है? दोनों में से उनको एक चुनना होगा। तो आपको लगता है कि क्या उनका इमीडिएट टारगेट क्या होगा? देखिए, एक तो जो आप कह रहे हैं, फिर ये भी हमको देखना पड़ेगा कि लोगों को कितना विश्वास रहा है आप पार्लियामेंट में। जिस तरीके से पार्लियामेंट चला है पिछले 10-15 साल में, मतलब कोई डिस्कशन नहीं होता है, कोई डिबेट नहीं होता है, सारा वक्त अभी जिस तरीके से सरकार कोई भी बिल को मतलब बिल्कुल रान करती है, किसी के साथ बातचीत नहीं करती है, जो अपनी मनमर्जी है वही करते हैं। और ऑपोजिशन के कितनी बार ऑपोजिशन एमपीज की सस्पेंशन हुई है, जितने इनके राज में हुआ है ये कभी नहीं देखा था हमने। तो मुझे नहीं लगता है कि जो आप वोटर्स की बात कर रहे हैं कि वो इतना सोच रहे हैं कि हमारा फायदा होगा, अगर एमपीज बढ़ेंगे तो हमको कुछ और मिलेगा, हमको हमारी जो दिक्कतें हैं वो पार्लियामेंट में ठीक तरह से बहस होगा, उस पे कुछ हल होगा। मुझे नहीं लगता है। आज के दिन में लोगों का विश्वास पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस में बहुत ही कम हो गया, बहुत ही कम हो गया। तो मुझे नहीं लगता ये पॉपुलर इशू है। तो और बीजेपी इसको पॉपुलर इशू भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि लोगों में इतना डिसअपॉइंटमेंट है, इतना डिसइल्यूजनमेंट है कि ये बीजेपी इसको पॉपुलर इशू बना भी नहीं पाई। पर मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ। आप ये सुप्रिया सुले की बात कर रहे थे कि 3 बार उसने एक दिन में अपना स्टेटमेंट बदला, क्यों बदला? देखिए, सरकार की तरफ से तो ये चल रहा है कि जितनी भी छोटी पार्टियां हैं उन सबको एनडीए में लाओ, पर कांग्रेस की तरफ से भी ये कोशिश जारी है कि ये जो पार्टीज कांग्रेस को छोड़ के गए थे और उन्होंने रीजनल पार्टीज बनाया, जैसे ममता बनर्जी छोड़ के गई और टीएमसी बनाया, शरद पवार छोड़ के गए और एनसीपी बनाया, कांग्रेस भी ये चाह रही है कि वो पार्टी वापस आ जाए। तो मुझे जो लगता है, ये मैं बाहर से कह रही हूँ, और जो भी मैं सुप्रिया सुले की पॉलिटिक्स को समझती हूँ, क्योंकि सुप्रिया सुले बहुत ही सेक्युलर है। और अगर शरद पवार ने आज तक एनडीए को ज्वाइन नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि सुप्रिया सुले ने दबाव रखा है उन पे। सुप्रिया सुले नहीं जाना चाहते हैं एनडीए। हाँ, एनसीपी के कुछ एमपीज हैं जो जाना चाहते हैं, तो सुप्रिया सुले खुद नहीं जाना चाहते। तो मुझे लगता है ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये 50% डिलिमिटेशन बिल के बारे में, ये एक तरह से बार्गेनिंग चल रही है एनसीपी और कांग्रेस के बीच में। क्योंकि जो अगर एनसीपी कांग्रेस में वापस आती है, या किसी तरह से मतलब सुप्रिया सुले को वापस सुप्रिया सुले कांग्रेस ज्वाइन करती है, तो शरद पवार ये चाहेंगे कि सुप्रिया सुले को एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिले, जिससे वो आगे उसकी पॉलिटिक्स चले। क्योंकि शरद पवार का तो टाइम खत्म हो गया है, तो सुप्रिया सुले का तो टाइम अभी है। तो शरद पवार की पूरी कोशिश ये है कि अपनी बेटी के लिए एक अच्छी जगह बना ले पॉलिटिक्स में, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में, सेंट्रल पॉलिटिक्स में, कि उसकी पॉलिटिक्स जिंदा रहे। तो मुझे लगता है आज के दिन में यही सोच हो रही है एनसीपी में कि कांग्रेस के साथ कैसे सुप्रिया सुले को मर्ज करे, कांग्रेस क्या रोल देगी सुप्रिया सुले को, महाराष्ट्र में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंट बनाएगी या क्या करेगी, ये अभी कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है। तो मैं जो सुप्रिया सुले कह रही है,
मैं उसमें ये नहीं मानती हूँ कि एनसीपी सरकार के साथ जाएगी डिलिमिटेशन बिल पे। उनके और भी कैलकुलेशंस हैं जो उनको देखना है। तो डिलिमिटेशन एक तरह का क्या कहे हवा बन गया है। तो उसको हमको पूरा मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना चाहिए। बहुत सी चीजें हो रही हैं पीछे, पर्दे के पीछे, जो हमको मालूम नहीं है, जो अभी आगे आए नहीं है, जो आगे आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी। पंकज, एक अंतिम टिप्पणी जो आरती जी कह रही है कि सुप्रिया सुले कांग्रेस से डील कर रही हैं, लेकिन बाहर लग रहा है कि वो बीजेपी से डील कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि वो दोनों से डील कर रही हैं ताकि एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करें, उन्हें ज्यादा अच्छी बार्गेनिंग मिल सके? देखिए, सुप्रिया सुले कभी भी एनडीए के साथ नहीं जाएंगी। कांग्रेस से उनका डील क्या होता है नहीं होता है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मर्जर संभव है या नहीं है, लेकिन उनका तालमेल कुल मिलाकर के इंडिया समूह के साथ रहेगा। कांग्रेस के वो नजदीक हैं, कांग्रेस के वो नजदीक रहेंगी। आज नहीं तो कल मुझे लगता है कि कांग्रेस में उनके लिए एक स्कोप बनेगा, एक जगह बनेगी। और फिलहाल बहुत निकट भविष्य में न सही, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस और एनसीपी के विलय की, एनसीपी विलय कर जाए कांग्रेस में, इसकी पूरी संभावना मुझे नजर आती है। एनडीए में सुप्रिया सुले कभी नहीं जाएंगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो आज के कार्यक्रम में इतना ही। जिस तरह से डिलिमिटेशन बिल को लेकर चारों तरफ से अमित शाह ने चौकड़ी बिछा रखी है, पिछले 2 महीने से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में टूट हो रही है, और सरकार का इस समय जो प्राइम एजेंडा है कि इस बिल को पारित कराकर 2029 के लिए अपने बहुमत का जुगाड़ करना। सवाल यह है कि विपक्ष इस बिल को रोक पाता है संसद में इस बार भी, या फिर इस बार विपक्ष धाराशायी हो जाएगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। पंकज जी, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरती जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.